चलो इस वीडियो में हम फटाफट से कवर कर लेते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स को। अब हमें यहाँ पे अगला टॉपिक जो कवर करना है, पिछली वीडियो में हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन, मार्केटिंग फिलॉसफीज़ को कवर कर लिया था। उसके अलावा हमने ब्रांडिंग को कवर कर लिया था, लेबलिंग को कवर कर लिया था, पैकेजिंग को कवर कर लिया था और प्राइस को कवर कर लिया था। ये सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अगर हम बात करें मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या कहता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट सारी एक्टिविटीज़ से रिलेट करता है जो भी मार्केट से रिलेट करती हैं। इसके अंदर प्रोडक्ट मिक्स, प्रमोशन मिक्स, प्लेस मिक्स और प्राइस मिक्स आ जाता है हमारा। मार्केटिंग फिलॉसफी में प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रॉफिट्स खाली तभी मैक्सिमाइज किए जा सकते हैं जब हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करें। कस्टमर वही प्रोडक्ट खरीदता है जो वाइडली अवेलेबल होते हैं और सस्ते होते हैं। इसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस किया गया है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर कस्टमर जो है इसके प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि कस्टमर हमेशा सस्ते प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट भी खरीदता है सुपीरियर इन क्वालिटी, परफॉर्मेंस और फीचर्स होते हैं। तो इसमें मेन फोकस क्वालिटी के ऊपर दिया गया है। सेलिंग कॉन्सेप्ट को एग्रेसिव सेलिंग भी कहा जाता है। इसके अंदर ये बात कही जाती है कि कस्टमर तब तक कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता जब तक हम उसे कन्विंस और मोटिवेट नहीं करते प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। इसमें मेन फोकस सेलिंग बाय हुक को पर दिया गया है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही जो है सक्सेस की चाबी है। कस्टमर हमारे मार्केट का किंग माना जाता है। इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर मेन फोकस दिया गया है। कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए इसमें 5 बातें थी कि कस्टमर को आइडेंटिफाई करो, उसकी नीड्स को समझो, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओ और उसकी नीड को अपने कॉम्पिटिशन से अच्छे से सेटिस्फाई करो। ये सब करते हुए प्रॉफिट को कमाओ। सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हमने ये पढ़ा था कि इसके अंदर हम सोसाइटी के लॉन्ग टर्म वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। इसके अंदर कंज्यूमर वेलफेयर, इकोनॉमिक बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस और वेलबींग ऑफ सोसाइटी के बारे में फैसला किया जाता है। फिर हमने मार्केटिंग मिक्स पढ़ा। मार्केटिंग मिक्स में हमने चारों की डेफिनेशन पढ़ी कि प्रोडक्ट मिक्स में के अंदर हम डिसीजन लेते हैं ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग से रिलेटेड। प्राइस मिक्स के अंदर प्राइस क्या रखना है, इससे रिलेटेड डिस्काउंट कितना देना है, क्रेडिट पॉलिसी क्या होगी। प्लेस मिक्स के अंदर हम ये फैसले लेते हैं कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन से होंगे, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रमोशन मिक्स के अंदर हम एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड फैसले लेते हैं जो कि हमारी सेल्स को बढ़ाने में मदद करते हैं। अगला आता है ब्रांडिंग। हमने पढ़ा ब्रांडिंग के अंदर हमें ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क और ब्रांड मार्क से रिलेटेड फैसले लेने होते हैं। ब्रांड मतलब नाम हो सकता है, साइंस सिंबल हो सकता है जो कि प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के काम में आता है। ब्रांड नेम वर्बली स्पोकन होता है। ब्रांड मार्क जो होता है वो बोल नहीं सकते, उसे खाली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं देख के। ट्रेडमार्क लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे प्रोडक्ट को। इसके फायदे कस्टमर को भी मिलते हैं, मार्केटर को भी मिलते हैं। कस्टमर को प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन करने में मदद मिलती है। कस्टमर इंश्योर करता है क्वालिटी, क्योंकि ब्रांड का मतलब क्वालिटी होता है। स्टेटस सिंबल, ये जो है जो लोग इन्हें यूज़ करते हैं और प्राउड महसूस करते हैं, ये स्टेटस सिंबल डोनेट करता है। मार्केटर को क्या फ़ायदा है कि उसका प्रोडक्ट उसके कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। पहला, एडवर्टाइजमेंट में मदद करेगा। ब्रांड नेम जो है वो अपने आप एडवर्टाइजमेंट कर देता है, आसान कर देता है। डिफरेंशियल प्राइसिंग, एक ब्रांड नेम की मदद से आप जो है अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। ईजी इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम के अंदर आसान हो जाता है। उसके बाद हमने इसके फीचर्स पढ़े थे कि छोटा होना चाहिए, आसानी से बोल सकें, ये प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, पैकेजिंग पे अडेप्टेबल होना चाहिए ताकि उस पर आसानी से छप जाए, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में मदद करे, रजिस्टर्ड होने लायक हो, कानूनन कोई आपत्ति ना आए उसके ऊपर, शुड नॉट गेट आउट ऑफ डेट, कभी पुराना ना हो। ठीक है। इसके अलावा हमने पैकेजिंग पढ़ी। पैकेजिंग में 3 तरीके की पैकेजिंग थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग इमीडिएट पैकेजिंग होती है। सेकेंडरी पैकेजिंग उसका बॉक्स क्रिएट करना होता है। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग जो ट्रांसपोर्ट में यूज़ होने वाली पैकेजिंग होती है वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होती है। इसके इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन, ये हमारे जरूरी क्यों है, क्योंकि राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, क्योंकि हेल्थ के स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि लूज प्रोडक्ट के मुकाबले पैक्ड प्रोडक्ट में अडल्ट्रेशन नहीं हो सकती, मिलावट नहीं हो सकती, इसलिए लोग ज़्यादातर उसे प्रेफर करते हैं। सेल्फ सर्विस आउटलेट, आजकल वेंडिंग मशीन्स आ गई हैं, जगह जगह लगी हुई हैं, वो सेल्फ सर्विस आउटलेट का काम करती हैं। उसमें पैकेजिंग ही अट्रैक्शन का कारण बनती है प्रोडक्ट को खरीदने का। इनोवेटिव पैकेजिंग मतलब आजकल पैकेजिंग में इतने डेवलपमेंट हो गए हैं, इतने इनोवेशन हो गए हैं कि प्रोडक्ट को लंबे समय तक संभाल के रखा जा सकता है। जैसे कि दूध हो गया, इससे मार्केटिंग पूरी चेंज हो गई है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएट मतलब पैकेजिंग जो है प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में मदद करती है। फंक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट खराब नहीं होता, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, प्रोडक्ट को प्रमोट करता है और कस्टमर को कन्विंस करने में मदद करता है। लेबलिंग का मतलब होता है पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये कैरियर ऑफ इन्फॉर्मेशन भी कहलाते हैं। ये प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, ग्रेड करते हैं प्रोडक्ट को,
हेल्प करते हैं प्रोडक्ट की प्रमोट करने में और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद हमने प्राइस मिक्स पढ़ा था। प्राइस मिक्स के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखा जाएगा, ठीक, या फिर हम क्रेडिट पॉलिसीज़ को क्या फॉलो करेंगे, कितना डिस्काउंट देंगे, ये इसके अंदर आता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस में सबसे पहले प्रोडक्ट कॉस्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट कॉस्ट हम हमेशा ये डिसाइड करेंगे जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर कर दे। 3 तरीके की कॉस्ट होगी, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। यूटिलिटी एंड डिमांड, सेटिस्फेक्शन और डिमांड। अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो हम चार्ज कर सकते हैं हाई प्राइस, लेकिन अगर डिमांड कम है तो हम लो प्राइस चार्ज करेंगे। जी सेम चीज़ यूटिलिटी के साथ जाती है। हाई यूटिलिटी है तो हाई प्राइस, लो यूटिलिटी है तो लो प्राइस। कंपटीशन की बात करें, अगर कंपटीशन नहीं है तो हम हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा कंपटीशन है तो हम लो प्राइस चार्ज करेंगे, ठीक। इसके बाद गवर्नमेंट लीगल रेस्ट्रिक्शंस की बात करें, फर्म कैन नॉट चार्ज हाई प्राइसेस। फर्म जो है हाई प्राइसेस चार्ज नहीं कर सकती मेडिसिन, पेट्रोल वगैरह ऐसे प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ही इनके प्राइसेस को फिक्स और रेगुलेट करती है। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव मतलब अगर हम प्राइस को अपने प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म में मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे। अगर हम मार्केट का लार्ज शेयर ऑप्टेन करना चाहते हैं, कस्टमर्स बढ़ाना चाहते हैं तो लो प्राइस चार्ज करेंगे। कॉम्पिटिशन मार्केट में ज़्यादा है तो लो प्राइस चार्ज करेंगे। क्वालिटी प्रोडक्ट है तो हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि आईफोन। मार्केटिंग मेथड, हम किस तरीके से प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। अगर हमारा सेल्समैन बहुत ही क्वालिटी है, बहुत ही टैलेंटेड है, क्वालिफाइड है, तो हम उसको हाई सैलरी चार्ज करेगा तो हाई प्राइस होगा, क्योंकि हमें उसकी कॉस्ट भी उसमें कवर करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर हमारा गुड है, अच्छा है, तो हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं, इसको अभी हम समझ लेंगे। एडवर्टाइजमेंट अगर हम ज़्यादा करते हैं, इंटेंसिव एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो हम एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट भी कवर करेंगे तो हाई प्राइस होगा। क्रेडिट फैसिलिटी, अगर हम उधार सामान बेचते हैं तो भी हम हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह से इंसान को उधार नहीं मिलता है। नेक्स्ट लेवल पैकेजिंग, मतलब अगर हमारी पैकेजिंग बहुत ही सॉलिड है तो हम हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो इतना हमने कल कवर कर लिया था अपनी वीडियो में, पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अब अगर हम बात करें तो हमें अगला जो पढ़ना है टॉपिक, वो हमें पढ़ना है प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स के अंदर हमने उस समय बात की थी, इसके अंदर आता है रिफर्स टू इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब प्लेस मिक्स के अंदर हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड जो फैसले होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, वो इसके अंदर लिए जाते हैं। बेसिकली 2 फैसले लिए जाते हैं। पहला होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है आपका, ठीक, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन दोनों को फटाफट से कवर कर लेते हैं, कुछ नहीं है, इजी टॉपिक हैं दोनों। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान कैसे जाएगा। अगर प्रोड्यूसर कंज्यूमर को डायरेक्टली सामान बेच रहा है तो हमारा होता है ज़ीरो लेवल चैनल, ठीक। अगर प्रोड्यूसर सामान पहले रिटेलर को बेच रहा है फिर कंज्यूमर को बेच रहा है तो 1 लेवल चैनल, ठीक। अगर प्रोड्यूसर पहले सामान डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा है फिर रिटेलर को बेच रहा है फिर कंज्यूमर को बेच रहा है तो 2 लेवल। अगर प्रोड्यूसर पहले सामान सॉरी, ये होलसेलर आएगा। अगर प्रोड्यूसर होलसेलर को बेच रहा है, होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है तो कंज्यूमर, तो 2 लेवल हो गया। अगर प्रोड्यूसर पहले डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा है फिर होलसेलर को, फिर होलसेलर रिटेलर को और रिटेलर कंज्यूमर को, तो ये 3 लेवल के चैनल कहलाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं? एजेंट्स होते हैं। आजकल ये धंधा बन गया है, प्रोड्यूसर जो है पहले एजेंट्स को ही बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर्स को बेचते हैं, ठीक। तो ये हमारे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, केस स्टडी में आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर MCQ से पूछ जा सकते हैं, इससे छोटा ही क्वेश्चन बनता है। कंपोनेंट जो है, हाँ, अगर मैं बात करूँ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के तो इससे बड़ा क्वेश्चन बन सकता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इससे हमारा बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, इजीली बन सकता है। तो इसे हम कवर करते हैं कि ये क्या है। मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होने वाली चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, वो हमारी इसमें आती हैं। सबसे पहला होता है हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग में एग्ज़ाम के अंदर क्या लिखना है? ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर आपको एग्ज़ाम में लिखना है, अंग्रेजी में लिख देता हूँ फिर समझा देता हूँ। गुड्स शुड रीच द कस्टमर in time and according
अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन मेड बाय कस्टमर। मतलब गुड्स जो है कस्टमर के पास समय पे पहुंचना चाहिए और उसने जो स्पेसिफिकेशंस दी हैं, मतलब जैसा वो प्रोडक्ट चाह रहा है वैसा ही उसके पास पहुंचना चाहिए, ये ऑर्डर प्रोसेसिंग कहता है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्या कहता है? ट्रांसपोर्टेशन कहता है कि गुड्स जहाँ बनते हैं और जहाँ बिकते हैं उन दोनों में जगहों में बहुत डिफरेंस होता है, तो उस डिफरेंस को ये कवर करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में लिख लेंगे हम, इट इज़ अ मीन्स ऑफ कैरिंग goods and raw material from place of production to place of sale। ठीक, goods can only be sold if they are physically available। मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक ज़रिया है जिसकी वजह से हम गुड्स और रॉ मटेरियल को कैरी करते हैं जहाँ वो प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ से जहाँ वो बिकते हैं। गुड्स तभी बेचे जा सकते हैं जब वो फिजिकली अवेलेबल हों। तीसरा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का में क्या लिखेंगे? वेयर हाउसिंग में हम लिखेंगे इट रेफर्स टू स्टोरिंग एंड assorting products in order to create टाइम यूटिलिटी। मतलब इसके अंदर हम गुड्स को स्टोर करते हैं और असॉर्ट करते हैं ताकि टाइम यूटिलिटी को क्रिएट किया जा सके। ठीक, दे प्रोवाइड फैसिलिटी टू स्टोर गुड्स। ये हमें गुड्स को स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है, अगर हम बात करें, डिसीजन रिलेटेड टू लेवल ऑफ इन्वेंट्री। मतलब आप कितनी इन्वेंट्री रखना चाहते हो। हाई इन्वेंट्री मीन्स हाई सर्विस टू कस्टमर, बट high inventory means higher level of means higher service to customer, higher level of service to customer, but the cost of carrying inventory या मेंटेनिंग इन्वेंट्री लिखना वो ज़्यादा सही रहेगा। मेंटेनिंग इन्वेंट्री इज ऑल्सो हाई एंड वाइस वर्सा। मतलब इसके अंदर हमें डिसीजन लेने होते हैं लेवल ऑफ इन्वेंट्री से। हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री अगर हम रखते हैं तो हाई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को, लेकिन कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री भी हाई होगी। इसका वाइस वर्सा, मतलब अगर हम लो इन्वेंट्री रखते हैं तो सर्विस भी कस्टमर्स को हम लो प्रोवाइड करेंगे और जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री होगी वो भी हमारी हाई हो जाएगी। वाइस वर्सा में ये दोनों लो से कन्वर्ट हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं होगा। तो ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये दो टॉपिक कवर करने थे, इसके अलावा आपको कुछ कवर नहीं करना है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स के अंदर क्या पढ़ना है? प्रमोशन मिक्स के अंदर हम
डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, पीछे लिखी है हमने, पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। प्रमोशन मिक्स रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स, मतलब अगर एग्जाम में आता है प्रमोशन मिक्स लिखने को तो पहले आप डेफिनेशन ही लिखेंगे, उसके बाद इसके कंपोनेंट डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, प्रमोशन मिक्स रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स यूज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज द सेल ऑफ प्रोडक्ट, मतलब इसके अंदर वो टूल्स आ जाते हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं जिनका इस्तेमाल करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेल्स को इंक्रीज करती है। सेम प्रोसेस आप हर उसमें फॉलो करेंगे, मतलब किसी के भी फीचर्स पूछे जाएँ, किसी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएँ तो सबसे पहले उसको एक्सप्लेन जरूर करना है, उसके बाद उसके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं आपको। ठीक, ऐसे ही इसमें है प्रमोशन में, ऐसे ही प्राइस में करना है, ऐसे ही प्रोडक्ट में करना है, सब में यही काम करना है। ठीक, तो इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, तो सबसे पहले प्रमोशन मिक्स के अंदर हमें पढ़ना है एडवर्टाइजमेंट के बारे में। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट मतलब ये एडवर्टाइजमेंट रेफर्स टू पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। मतलब जो हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है वो एक तरीके से पेड फॉर्म होती है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन की, मतलब जिसके अंदर हम अगर बात करें बिना सामने आए सामान बेचते हैं लोगों को। ठीक, तो ये एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन होती है। अब डेफिनेशन तो खैर इतना नहीं पूछेंगे, एडवर्टाइजमेंट के फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं अगर बात करें तो, फीचर्स अगर आते हैं तो। ठीक, एडवर्टाइजमेंट के फीचर्स आपको पढ़ने होते हैं। फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स में एग्ज़ाम में आप मेरिट्स भी लिख सकते हो। ठीक, ज़्यादातर अगर आप मेरिट्स लिख के आते हो फीचर्स में तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे फीचर्स जो नोट्स में है उसमें पेड फॉर्म, इम्पर्सनल और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर लिखा है, तो वो एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन में ही आता है। तो क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की अगर डेफिनेशन की बात करें हम तो एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन होती है पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन and non-personal presentation of goods and services by an identified sponsor। ठीक, अगर फीचर्स की बात करूँ तो इसमें ये 3 फीचर्स भी हैं, पेड फॉर्म, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। पेड फॉर्म का मतलब आप फीचर्स में ये भी लिख सकते हो कि पेड फॉर्म, इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जो इंसान एडवर्टाइजमेंट कराता है वो पैसे खर्च करता है। शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, बुक से पढ़ लेना, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। स्पॉन्सर हैज़ टू बियर द कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन विद द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट कराएगा वो ये कीमत झेलेगा। इम्पर्सनल, इसमें फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता। ठीक है, यहाँ लिख लो, नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन कस्टमर एंड एडवर्टाइज़र। ठीक, तीसरा ले लेते हैं हम आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के अंदर मतलब एडवर्टाइजमेंट इज़ गिवन बाय, जो एडवर्टाइजमेंट है इज़ गिवन बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। एडवर्टाइजमेंट हमेशा आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर करेगा। अब वो स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकती है। ठीक, वो करती हैं। चौथा अगर मैं करूँ तो मास रीच। मास रीच का मतलब एडवर्टाइजमेंट की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। दूसरा, एनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, मतलब एडवर्टाइजमेंट जो है वो बायर को कंफर्टेबल महसूस कराता है प्रोडक्ट की क्वालिटी से लेके। ठीक, ये जो है अगर हम बात करें, बायर को फील कराता है कंफर्टेबल रिगार्डिंग क्वालिटी। ठीक, तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन एनहांस होता है। छठा, एक्सप्रेसिवनेस।
एक्सप्रेसिवनेस मतलब आजकल के एडवर्टाइजमेंट खाली प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, इतने इनोवेशंस आ चुके हैं आजकल एडवर्टाइजमेंट में, इतने बढ़िया तरीके से एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन किए जाते हैं, वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि वो कभी कभी कोई और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अमूल का एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखोगे अखबार में, आप देखो अमूल का मेनली रोज एडवर्टाइजमेंट आपका निकलता ही निकलता है, ठीक, किसी ना किसी पेज पे। अब वो किस पेज पे निकलता है ये तो नहीं कह सकते पर्टिकुलरली, लेकिन किसी ना किसी पेज पे निकलता है, तो उसमें कोई ना कोई नया मीम होता है, ठीक है। कभी देखना अगर मौका लगे तो अखबार में रोज़ पढ़ना, 3-4 दिन अगर देखोगे तो मिल जाएगा। इसके बाद छठे के बाद सातवां इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब बहुत ही सस्ता है, इकोनॉमिकल मोड है, सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ता है। इकोनॉमिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, कस्टमर से बात करने का सबसे सस्ता तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुमने अगर 100 करोड़ रुपए भी खर्च किए, मैं कह रहा हूँ हटाओ, ठीक, तुमने अगर हम बात करें हमारे देश की 140 करोड़ की जनसंख्या है, अगर तुम 1 करोड़ रुपए भी खर्च कर रहे हो तो एक आदमी पे कितने रुपए खर्च हुए? अगर एडवर्टाइजमेंट पे 1 करोड़ खर्च किए तो एक आदमी के ऊपर पर पर्सन कॉस्ट कितनी आई? बहुत कम आएगी निकल के। तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट के ये फीचर्स हैं, आपको खाली यही पढ़ने हैं, ये सब लिख सकते हो, मेरिट्स भी लिख सकते हो और उसकी डेफिनेशन वाले फीचर भी लिख सकते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना है एग्ज़ाम में कि डरो कि हम कुछ गड़बड़ लिखा है या कोई मैटर करा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला होता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के अंदर क्या करते हैं हम? पर्सनल सेलिंग के अंदर हम गुड्स को पर्सनली बेचते हैं, मतलब सेलिंग पर्सनली। पर्सनल सेलिंग मीन्स सेलिंग पर्सनली, ठीक। इसके अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, या कह लो फेस टू फेस कांटेक्ट होता है। किसके बीच में? सेलर के बीच में और बायर के बीच में, ठीक। यहाँ पे पर्सनली सामान बेचा जाता है, ठीक। ज़्यादातर दुकानों पे सेल्समैन जो कर सामान बेचते हैं पर्सनल सेलिंग होती है। आपके घर पे आके कभी कभी आपने देखा होगा हम लोग सामान बेचते हैं, वो हमारा पर्सनल सेलिंग का पार्ट माना जाता है। अब इसके भी आपको फीचर्स ही पढ़ने हैं, तो इसमें भी फीचर्स में आप मेरिट भी लिख सकते हो। जैसे कि सबसे पहला आप लिख सकते हो पर्सनल फॉर्म। पर्सनल फॉर्म का मतलब हो गया इन पर्सनल सेलिंग, ठीक। इसके अंदर लिख सकते हैं पर्सनल फॉर्म के अंदर इन पर्सनल सेलिंग का मतलब लिखना देयर इज डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, ठीक। पर्सनल फॉर्म के अंदर ही आ जाएगा। इसके बाद दूसरा लिख सकते हो डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप के अंदर आप लिख सकते हो इट अलाउ टू डेवलप पर्सनल रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। इससे कस्टमर्स के संग पर्सनल रिलेशनशिप बन जाती है। वो लोग समझ सकते हैं जो लोग पान खोका वालों पे जाते हैं, सिगरेट वगैरह बीड़ी पीने, सिगरेट वगैरह लेने, आपके उनसे कितने अच्छे संबंध बन जाते हैं, ये आप खुद समझ सकते हो, ठीक। फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब द सेल्स प्रेजेंटेशन कैन बी एडजस्टेड एज पर द नीड्स ऑफ द कस्टमर। मतलब जो सेल्स प्रेजेंटेशन है उसे हम कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। कैन बी एडजस्टेड एज पर द नीड्स ऑफ कस्टमर, जैसा कस्टमर उसे उस तरीके से प्रोडक्ट को समझाएंगे। डायरेक्ट फीडबैक मतलब कंज्यूमर हमारे सामने है, उससे हम डायरेक्ट फीडबैक ले सकते हैं, ठीक, और उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपनी प्रेजेंटेशन चेंज कर सकते हैं। तीसरा आखिरी मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, मतलब हमें जगह लगेगा कि कस्टमर सामान नहीं खरीदेगा तो हम उसके ऊपर मेहनत ही नहीं करेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद सेल्स प्रमोशन हो जाता है आपका। सेल्स प्रमोशन के अंदर
वो सारी टेक्निक्स आ जाती हैं जो आप बाज़ार में देखते हो सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, जैसे कि डिस्काउंट देना, रिफंड प्रोवाइड करना, एक के साथ एक फ्री प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, लकी ड्रॉ हो गया, सैम्पलिंग हो गई, ये सब कुछ आपका आता है 0% इंटरेस्ट पे फुल फाइनेंस वगैरह, ये सब जो आती हैं आपकी सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स होती हैं। सेल्स प्रमोशन रेफर्स शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स या शॉर्ट टर्म ऑफर्स विच आर डिजाइन टू एनकरेज बायर टू मेक इमीडिएट परचेज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब सेल्स प्रमोशन के अंदर वो ऑफर्स या वो इंसेंटिव्स आ जाते हैं जो बनाए ही इसलिए गए हैं कि बायर प्रोडक्ट को तुरंत खरीद ले। तो हमारा सेल्स प्रमोशन के अंदर वो सारी टेक्निक्स आती हैं जो किसी कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट इमीडिएट परचेज करने के लिए मजबूर कर देता है। अब इसके भी आप कुछ जो है पर्सनल सेलिंग की अगर हम बात करें तो पर्सनल सेलिंग के अंदर भी हमारे कुछ फीचर्स जो होते हैं वो पर्सनल सेलिंग कह रहा हूँ सॉरी, सेल्स प्रमोशन के अंदर जो होते हैं वो आपके कुछ फीचर्स वगैरह ज़्यादा मौजूद नहीं होते हैं। सेल्स प्रमोशन में बस खाली डेफिनेशन है और कुछ नहीं है। बुक के अंदर भी अगर आप देखोगे, अगर आप चाहो तो इसके मेरिट्स देख सकते हो, अपने मन से थोड़े से समझ सकते हो। अट्रैक्ट अटेंशन, कस्टमर्स की अटेंशन को अट्रैक्ट करेगा, कॉमन सी बात है। ये टेक्निक्स बहुत ज़्यादा मदद करती हैं अटेंशन अट्रैक्ट करने में। यूज़फुल इन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, अगर हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो ये टेक्निक्स हमारे बहुत काम आती हैं। ठीक, इसके अलावा डिज़ाइन टू सपोर्ट सेल्समैन, ये डिज़ाइन टू, ये लिख लेना, सपोर्ट सेल्समैन, ये सेल्समैन को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ताकि वो आसानी से गुड्स बेच पाए, इसी पर्पज़ से डिज़ाइन की जाती है। कॉमनली प्रमोशनल टेक्निक्स कौन कौन सी हो गई जो यूज़ होती हैं, तो रिबेट हो गई, वैसे बुक में पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मोस्टली तुम एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। रिबेट हो गई, डिस्काउंट हो गया, रिफंड्स हो गया, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें इन लकी ड्रॉ हो गए, ठीक, और इसके अलावा हम बात करें फुल 0% फाइनेंस, सैम्पलिंग वगैरह, बहुत तरह के कॉन्टेस्ट वगैरह, बहुत तरह की आपके सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स होती हैं हमारी। इसके बाद जो आखिरी बचता है वो होता है पब्लिक रिलेशन। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए छोटे सी समझ में ख़त्म कर देते हैं। पब्लिक रिलेशन मतलब वो एफ़र्ट्स जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट करता है। पब्लिक रिलेशन के अंदर क्या आ जाते हैं, वो एफ़र्ट्स आ जाते हैं, एफ़र्ट्स बाय मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट एफ़र्ट्स करता है किस लिए, ठीक, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक। तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर ये एक प्रोसेस होता है, इट इज़ द प्रोसेस टू कन्विंस द पब्लिक फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट्स विच आर आउटसाइड द सर्किल ऑफ कंपनीज इन्फ्लुएंस। मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं किसे, पब्लिक को, किसके लिए, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक, ये आ जाता है हमारा। तो अब पीआर किया कैसे जाता है, तो पीआर मतलब पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए अलग अलग तरीके के लोग काम करते हैं, कंपनीज काम करती हैं, सेमिनार्स करती हैं, स्पीचेस देती हैं, अगर हम बात करें ब्लॉग्स बनते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनती हैं, ठीक। तो ये बहुत सारे काम हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। एक बात इसमें मेन जो ध्यान रखनी है, पीआर इज अर्न मीडिया वेयर एज एडवर्टाइजमेंट इज पेड मीडिया। मतलब पीआर जो है वो पब्लिक रिलेशन से क्रिएट हो रहे हैं, हम जनता के संग संबंध बना रहे हैं, मधुर संबंध बना रहे हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में हम पैसा खर्च करके अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो ये हमारा इसके अंदर आ जाता है। अब अगर बात करें आखिरी टॉपिक जो बचता है जिसे कवर करना है, वो हमारा बचता है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे अच्छे से कवर करा देता हूँ मैं, जितने अच्छे से करा सकता हूँ। ये टॉपिक्स छोटे थे
तो उन्हें हमने जल्दी जल्दी कवर कर लिया, निपटा लिया। तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग ये आपको बहुत अच्छे से आता है, आप सीख चुके हो। आपने प्रोडक्ट मिक्स से लेके सब सारे टॉपिक इसीलिए शॉर्टकट में भी कवर कराए, जो मेन थे वो डिटेल्ड में कराए। क्यों इसलिए कराए, क्योंकि फंक्शन ऑफ मार्केटिंग उससे आपका ऑटोमेटिकली कवर हो गया। अगर आप बात करो अब कैसे कवर हो गया, तो हम फटाफट से आपको लिखवा लेते हैं कैसे कवर हो गया। देखो, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में पहला फंक्शन होता है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। मतलब ये क्या करता है, इसके अंदर इट रेफर्स टू, इसके अंदर उस खाली इतना लिखना है, इट रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। इसके अंदर हमें खाली कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। दूसरा होता है हमारा, यही तो हमने पढ़ा था, मार्केट प्लानिंग। क्या पढ़ा था, ये कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था अगर याद करें आप, आपके मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले कस्टमर पहचानो, फिर उसके बाद उसकी नीड्स और वांट्स को समझो, फिर प्रोडक्ट बनाओ। तो मार्केट प्लानिंग का मतलब इट रेफर्स टू, इसमें लिख लो, इट रेफर्स टू डेवलपिंग plans to achieve marketing objectives of organization। तीसरा, अब यहाँ से शुरू कर सकते हो आप अपना प्रोडक्ट मिक्स से, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना। तीसरा फंक्शन हमारा ये आता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट को डिज़ाइन करो और बनाओ पहले। टेक इट रेफर्स टू टेकिंग decisions of product designing and डेवलपमेंट, कि हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन, मतलब प्रोडक्ट हमारा देखने में कैसा होगा और उसे बनाया कैसे जाएगा, इसके अंदर ये आता है। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन, ये क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। इसके अंदर प्रोडक्ट को हम ग्रेड करते हैं क्वालिटी के अकॉर्डिंग या फिर किसी और चीज़ के अकॉर्डिंग। तो इसमें यही लिख लेते हैं, इट रेफर्स टू सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड साइज। इसके मतलब हम सेट करते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के लिए क्वालिटी और साइज़ के बेसिस पे। पांचवा ले लेते हैं, अगर ये बात करें, ये सारा आपका अभी प्रोडक्ट मिक्स चल रहा है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हम यही सारे काम करते हैं। पैकेजिंग और लेबलिंग का मतलब, लेबलिंग मीन्स इसके अंदर साफ साफ लिख लो, लेबलिंग रेफर्स टू, पहले वाली बात, पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ रैपर और कंटेनर ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारा इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद कितने हो गए, 5 हो गए। छठा, ब्रांडिंग। छठा काम हमें क्या करना है, ब्रांड करना है। टेक इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, इसमें लिख लो, मतलब ब्रांड ठप्पा लगाना है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्टैम्पिंग द प्रोडक्ट
मतलब ठप्पा लगाना है प्रोडक्ट के ऊपर, विथ सम नेम मार्क और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये काम छठा हो गया। सातवां आपको क्या करना है, प्रोडक्ट बन गया कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। अब कस्टमर को भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अगर किसी तरीके की समस्या आती है इसके अंदर हमें रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ कंज्यूमर सपोर्ट सर्विसेज सच एज आफ्टर सेल सर्विस। मतलब एक बार प्रोडक्ट बिक गया उसके बाद कस्टमर से हाथ थोड़ी नहीं जोड़ लेंगे। अगर उसे कोई प्रोडक्ट में समस्या आएगी तो उसकी निपटाएंगे। हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, अगर कस्टमर की कोई शिकायत आएगी तो उसे दूर करेंगे। ये हमारा इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद आठवां प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। इसके अंदर आपको पता ही है कि प्राइस डिसाइड करना है, ठीक है। इसमें लिख लो रेफर्स टू डिसीजंस regarding fixing the price of product और सर्विस। इसके अंदर हम ये डिसाइड करेंगे प्राइस शुड बी फिक्स्ड आफ्टर एनालाइजिंग वेरियस फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद हम प्राइस फिक्स करेंगे। सच एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कवर होनी चाहिए। कंपटीशन, मार्केट में कैसा है हमारा, ठीक है, एक्सेट्रा। नमे की बात करूं, प्रमोशन, कि गुड को लोग खरीदे सामान को हमारे कैसे करें। तो इसके अंदर रेफर्स टू selection of tools such as advertisement, personal selling और sales promotion tools and PR मतलब पब्लिक रिलेशंस। ये हो गया। फिर कितने हो गए, 9 हो गए, 3 और लिखने हैं। 10वां है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या फैसला करेंगे, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू डिसीजंस regarding decisions regarding channels of distribution। इसके अंदर हम channels of distribution डिसाइड करेंगे और हम ये डिसाइड करेंगे means of and means of carrying goods from place of production to place of sale। ये हमारा इसके अंदर आ जाएगा। 11 हमारा हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपको क्या लिखना है,
इसके अंदर लिखना है रेफर्स टू फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। इसके अंदर फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स आ जाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी जगह पे, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन of goods and their sale. During this time gap, इस समय में goods need to be stored, मतलब समय का गैप होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में और उनके बेचने के समय। मतलब आज कुछ प्रोड्यूस हुए तो आज थोड़ी बिक जाएंगे, समय कुछ समय के बाद बिकेंगे, तो वो गैप हमारा इसमें आ जाता है। इसमें हम ड्यूरिंग दिस टाइम गैप गुड्स नीड्स टू बी स्टोर, इसमें हमें गुड्स को सेव करना होता है। इसमें और भी लिख सकते हो आप, इट क्रिएट टाइम यूटिलिटी, इससे हमारी टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है। तो ये आपका पूरा चैप्टर कवर हो गया इन दोनों वीडियोज़ में। मार्केटिंग मैनेजमेंट बड़ा चैप्टर था, इससे जो टॉपिक्स पूछने वाले हैं अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्ज़ाम के हिसाब से मार्केटिंग फिलॉसफीज़, इसमें से केस स्टडीज़ या एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे आपसे। ठीक, फीचर्स देख लेना किसके, ब्रांड नेम के। ठीक, ब्रांड नेम के एडवांटेजेस ऑफ ब्रांड नेम हो गया, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस हो गया, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया, और एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग के बीच का डिफरेंस देख लेना और बाकी चीज़ें पढ़ लेना। ये टॉपिक मेन हैं, इनमें से एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो ठीक है, आगे देखेंगे फिर।